मोहम्मद शहजाद साहब भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। खैर मकदम करते हैं आपका भी, आपसे समझेंगे कि अब एयर बेसिस पर हमला किया गया है तो क्या लगता है क्या रुख रहेगा इन ममालिक का, किस सिमत में खड़ी हुई ये कंट्रीज दिखाई दे सकती हैं? ये देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये जो कंट्रीज हैं ईरान पे अटैक करेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ये जितने भी रेजीम हैं जो कोई भी डेमोक्रेटिक रेजीम नहीं है। और ये सब जो है अमेरिका का कहीं न कहीं एक एजेंट के तौर पे ऐसा कहा जाता है कि ये काम कर रहे हैं, और देखा भी गया है, आपने देखा होगा कई बार। तो मुझे नहीं लगता इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी को अटैक करेंगे। लेकिन जिस तरह से ईरान ने जो है अटैक किया है, बहुत तगड़ा मैसेज दिया है। उनके जो लीडर्स भी जो भी रूलर्स हैं, उनको भी एक बहुत तगड़ा मैसेज दिया है। और खास तौर से अगर देखें पूरे मिडिल ईस्ट की में, तो जो भी वहाँ के पब्लिक है या जनता जो है, आवाम है, वो कहीं न कहीं जो है अमेरिका और इसराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन जो इनके लीडर्स हैं, जो रूलर्स हैं, वो कहीं न कहीं उनके अंडर, उनको पता है कि अगर अमेरिका यहाँ से चला जाएगा, अगर डेमोक्रेसी वहां पे जी। लाते हैं और इलेक्शंस होते हैं, तो ये जितने भी हुक्मरान है सब हट जाएंगे, क्योंकि वहां पे अमेरिकन जो जो अमेरिका की मुखालिफत करेंगे, वही लीडर्स वहां पे आएंगे। आप ये देखें, जिस तरह से ईरान ने बहुत दिन से ईरान तैयारी कर रहा था, ईरान की बहुत तगड़ी तैयारी है। और ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है इस बार, देखिए ट्रम्प जो है, ट्रम्प बिल्कुल नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, और उनको पॉलिटिक्स का कुछ भी ढंग नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाई, पूरी दुनिया से दुश्मनी ली, और कभी किसी को दोस्त कहते हैं, कभी दुश्मन कहते हैं। हम्म। तो उनकी पॉलिसी जो है वो बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज जो है कॉन्फ्लिक्ट में जो है धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रही है। और पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस भी उनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आ जाएगा, हम्म। क्योंकि जो ट्रेड चल रहे थे, ट्रेड में भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी वजह से। और जिस तरह से ये इन्होंने अटैक किया, बिल्कुल पूरी तरह से इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। जो सॉवरेंटी होती है, हर कंट्री की एक सॉवरेंटी होती है, उसको हम्म। सभी लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं, उसका भी पूरी तरह से वायलेशन है। और जो है लेकिन ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा है, और मुझे नहीं लगता, देखिए इसमें कई चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। हम्म। अमेरिका ने जहां जहां भी जो है अटैक अभी तक किया, कहीं भी डिसेसिव, जो जिसको कहा जाता है कि पूरी तरह से जो है अटैक करके या कंट्रोल कर लेना उस रिजीम को, या वहां पे अपना जो है रूल्स इनडायरेक्टली करना, वो कभी नहीं कर पाया है। उसकी सबसे बड़ी वजह रही कि अमेरिका जितनी भी लड़ाई अभी तक हुई है, वो इनजस्टिस पे बेस्ड थी। आप देखिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान पे भी अटैक किया, वहां से भी अमेरिका को भागना पड़ा। वियतनाम में अमेरिका ने अटैक किया था, इलीगली जाके वहां पे कब्जा किया था, वहां से भी अमेरिका को भागना पड़ा। अभी जितने रिसेंट वार्स हुए हैं, वो उसमें कहीं के अमेरिका इन्वॉल्व रहा है। अमेरिका को कोई भी उससे फायदा नहीं हुआ है, अमेरिका का भी बहुत इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हुआ है। जी। अगर आप देखें पूरी तरह से, अगर आप देखें ये वार जो है, कहीं के अमेरिका ये चाह रहा है कि वो चाइना को भी उसको टारगेट है, क्योंकि चाइना जिस तरह से वेनेजुएला से बहुत ज्यादा तेल ले रहा था, हम्म। वहां से अब चाइना को तेल लेना बंद हो गया है। दूसरी चीज है ईरान, उसके बाद सबसे ज्यादा तेल वो ईरान से भी लेता है। तो अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान को ऑयल ना मिले, जिससे कि सॉरी चाइना को ऑयल ना मिले, जिससे कि चाइना बहुत कमजोर हो जाए। क्योंकि जी। देखिए, चाइना जिस तरह से स्लोली ग्रेजुअली जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है, अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है, अमेरिका को लग रहा है कि आने वाले दिनों में मुझे अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो चाइना कर सकता है। तो यही वजह है, चाइना किसी वार में इन्वॉल्व नहीं है। तो कहीं न कहीं ये वजह ये भी है कि वो चाह रहे कि ऑयल ना मिले। और दूसरी एक चीज और है, देखिए अमेरिका हम्म। बहुत दिनों से सेंट्रल एशिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की सबसे ज्यादा जो नेचुरल गैसेज हैं, वो सेंट्रल एशिया में है। एक तो ईरान से वो कोशिश कर रहा था कि ईरान के थ्रू हम जाएं वहां पे जो है जाके वो यूटिलाइज करें वो जो है नेचुरल रिसोर्स को, लेकिन वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। जो है तालिबान ने उसको जो है मौका नहीं दिया, अमेरिका जो है समझौता करके वहां से भागा। कहीं न कहीं ईरान ईरान के थ्रू कई चीजें सोच रहा है कि अगर रेजीम में चला जाता है तो अपनी जो कठपुतली सरकार वहां बनाएंगे, और जिसके थ्रू जो है ऑयल भी, पूरा ईरान के ऑयल पे भी कब्जा करेंगे। और दूसरी हम्म। चीज है, वहां से कहीं न कहीं सेंट्रल एशिया के बॉर्डरिंग जो कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया के, वहां से कहीं न कहीं वो नेचुरल गैस जो है उस पे उसका बहुत बहुत, क्योंकि देखिए आज यूरोप में जो है नेचुरल गैस बहुत महंगी है, क्योंकि वहाँ ठंड के मौसम में गैसेस की बहुत जरूरत पड़ती है।
तो ये अमेरिका बहुत दिनों से टारगेट कर रहा है, तो अमेरिका के कई निशाने हैं इसमें। जी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रम्प ने इस तरह की पॉलिसी अपना रहे, मुझे लगता है अमेरिका को इसका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब अमेरिका अकेला सुपर पावर नहीं है, उसको जो है उसके पावर को चैलेंज कर रहे हैं, चाइना कर रहा है, और पुतिन के जो है पुतिन भी जो है उसके पावर को इनडायरेक्टली कहीं कहीं चैलेंज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका धीरे धीरे फंसता जा रहा है, और ईरान बहुत देर तक लड़ेगा उससे। इतनी जल्दी अगर अमेरिका जो उस पर अटैक करने के अंदर घुसने की भी कोशिश करेगा तो उसका और ज्यादा नुकसान होगा, उसके फौजी भी बहुत मारे जाएंगे, और बहुत बड़े पैमाने। और जो बार बार बात हो रही कि वहां पे विद्रोह हो रहा है वहां के खिलाफ, वो बहुत कम उनके नंबर्स हैं। जिनको रिफॉर्मिस्ट या इस्लाह पसंद कहते हैं, उनकी तादाद बहुत ही कम है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट जो है ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि कुछ सरकार की गवर्नमेंट की पॉलिसी से जो है वो खिलाफ है। वो इजराइल अमेरिका को नहीं चाह रहे कि हमारे हमारे मुल्क पे कब्जा करे। तो ये दुनिया को समझना चाहिए। कुछ मीडिया चैनल्स इस तरह की बातें दिखा रहे हैं। ईरान रेजीम जो है वो बहुत मजबूत है, और वहां पे जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके नंबर्स बहुत कम है, और वहां पे जो मेजोरिटी में लोग जो है ईरानी गवर्नमेंट का सपोर्ट कर, अपने मुल्क का सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका को और इजराइल को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा इस वार से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सोचा समझा प्लान तैयार किया जा रहा था, काफी वक्त से कहा गया, फिर ये भी कहा गया कि डिप्लोमेसी के जरिए इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा, बातचीत कर ली जाएगी, लेकिन अचानक से ये हमला कर देना। हालांकि इसकी तैयारी जरूर दोनों खेमों में देखी जा रही थी। संजीत सिरोही जी, आपके पास आते हैं, क्या ये मुकम्मल जंग के तौर पर तब्दील होती हुई नजर आएगी? क्योंकि 12 दिनों की वो जंग हमने देखी थी, अच्छा खासा नुकसान जो इजराइल को पहुंचाया गया था। अब बावजूद इसके एक बार फिर से जंग में ये जो हालात हैं वो तब्दील होते हुए नजर आए हैं, तो किस ओर अब आगे देखने को मिलेंगे हालात? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि देखो, जंग शुरू हो चुकी है, और जंग में जब जो है एक सुपर पावर है, एक उसके साथ इजराइल है, और ईरान को भी पता है, पिछले 1 साल से ईरान ने भी तैयारी कर रखी है, तो जंग तो जो है जबरदस्त होगी। और जिस तरीके से ईरान जो है, जो मिलिट्री बेसिस हैं बाकी कंट्रीज में, उनके ऊपर भी हमला कर रहा है, तो आने वाले समय में ये देखना हो कि ईरान कितने दिन तक टिक पाएगा इन सब के सामने। क्योंकि ईरान के पास जरूर वो मिसाइल्स तो जरूर हैं, ड्रोन्स भी है, लेकिन ईरान के पास जो है एयर डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर नहीं है कि वो जो है इजराइल से आए हुए जहाज या अमेरिका से आए हुए जहाज जो है उनको रोक पाए। तो अभी तो सिर्फ मिसाइल्स की लड़ाई चल रही है। जब ये मिसाइल्स की लड़ाई के बाद जब ये फाइटर जेट्स की लड़ाई होगी तो उसमें ईरान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम ना पिछले साल था ना अब था। तो और उस टाइम जो है प्रिसिशन स्ट्राइक्स वगैरह होंगे। तो मेरा ये मानना है कि जंग अभी बहुत बढ़ेगी, और ये जंग डिपेंड करती है ईरान के ऊपर कि ईरान कब जो है इसको बंद करना चाहेगा। वैसे ईरान की लीडरशिप ये कह रही है कि जंग आपने शुरू करी है, खत्म हम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास इतनी क्षमता है कि अमेरिका को खत्म, अमेरिका जो है लड़ाई से भाग जाए या इजराइल भाग जाए, ऐसा नहीं होगा। हालांकि दावे ईरान की ओर से संजीत जी शुरुआत दिन से किए जा रहे हैं कि हमने तैयारी इस तरह की कर रखी है कि हम भेज सकते हैं उस एयर डिफेंस सिस्टम को भी, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि निशाने पर इजराइल नजर आ रहा है फिलहाल। भारी नुकसान के जो ये दावे ईरान की ओर से किए जा रहे हैं, फिर ये किस बिना पर किए जा रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है जितनी मिसाइल ईरान फायर करेगा सब हिट हो जाएंगी या सारी की सारी को इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हर सिस्टम का, चाहे वो आयरन डोम हो चाहे पैट्रियट सिस्टम हो, सबकी जो है अपनी क्षमताएं होती है। उस क्षमता से ज्यादा अगर हमला होता है तो वो फिर जो मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स है वो जो है वहां से निकल के हमला करेंगे, और जहां भी गिरेगा वहां पे बर्बादी होगी। लेकिन बर्बादी किसकी ज्यादा होगी ये देखना है। बर्बादी जो है ईरान की ज्यादा होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि इजराइल में अगर गिरता है तो उसके जो है परिणाम ज्यादा होंगे, वहां पे जो इसका ज्यादा असर होगा, वहां पे न्यूज ज्यादा बनेगी। इसलिए आप देखिए, ईरान हमले कर रहा है तो न्यूज बन रही है, मीडिया भी कवर कर रहा है, अखबार भी कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर इजराइल और अमेरिका हमला कर रहा है तो वो इतनी बड़ी न्यूज नहीं बन रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईरान को नुकसान उठाना पड़ेगा, और लड़ाई जो है ईरान जिससे लड़ रहा है वो एक मिलिट्री पावर है। वो जो है उनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो जो है कुछ ना कुछ जो है करके ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे वो न्यूक्लियर साइट्स हो, चाहे वो ऑयल रिफाइनरीज हो, चाहे ऑयल हो। तो इसलिए आने वाले समय में ईरान के ऊपर मुश्किल जरूर आएगी, और ईरान को ज्यादा बर्बादी झेलनी पड़ेगी। ठीक,
ठीक, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद जी, इसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कितना खामियाजा किस और किस खेमे में भुगतना पड़ सकता है, किससे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इसके बाद से अगर ये जंग बढ़ती है, तवील हो जाती है, तो फिर वर्ल्ड ऑर्डर भी कहीं ना कहीं एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वो जो रुझान थे अभी के ईरान के साथ हैं या फिर यूएस के इस मूव की सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अब कंट्रीज़ को अपना रुख वाजे करने का जो वक्त है, कहा जा रहा है कि वो आ चुका है। तो क्या माना जाए, कौन सा खेमा इस वक्त किस हालत में दिखाई दे रहा है, कैसे समझें इसे? जी देखिए, इसमें अगर सपोर्ट की बात करें तो उसमें रशिया और चाइना बिल्कुल सपोर्ट करेंगे ईरान का, और हर तरीके से वो कोशिश करेंगे, और जो है आने वाले दिनों में जो उसके अलाइज होंगे वो भी सपोर्ट करेंगे ईरान का। और दूसरी चीज है, अभी ये बात हो रही है कि ईरान बर्बाद हो जाएगा। ईरान को तो दशकों से अमेरिका ने इतने उस पर पाबंदियां लगाई, आप देखिए डॉलर के मुकाबले उनके रुपया कितना कम, उसके बावजूद ईरान हार नहीं मार रहा है। वहां की आवाम भी जो है बिल्कुल इतने दिनों से वो भी आदी हो चुकी है। और कहीं न कहीं जो है आने वाले दिनों में आप देखिएगा, अमेरिका जो है, अमेरिका को बहुत नुकसान होगा इस वार से, इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जो नेतन्याहू देखिए कहीं न कहीं जो अपने फायदे के लिए इस जंग को उन्होंने बढ़ाया है, उन पे इतने करप्शन के चार्जेस रहे, वो सब केसेस बंद हैं, क्योंकि वो वार में इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया अपने मुल्क को, अपने कंट्री को, जिससे कोई उस पर आवाज ही नहीं उठा रहा है। कहीं के अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपना सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए उस जंग को बढ़ा रहे हैं। कितने लोगों का कत्लेआम उन्होंने किया है गाजा में, जो किया वो कभी भी हिस्ट्री नहीं भूलेगी, जिस तरह से बच्चों और औरतों का उन्होंने जेनोसाइड किया है। उसके बाद आप देखें, जहां तक बात है ईरान की बात, ईरान बिल्कुल नहीं झुकेगा। ईरान पे तो आपने ऑलरेडी इतनी पाबंदियां लगाई हैं, उसके बावजूद ईरान झुका नहीं झुका। वार अगर होती, अगर मान लीजिए ये कहा जाता है, भले उसका एयर डिफेंस उतना मजबूत नहीं रहा, लेकिन जो मिसाइलें उसके पास हैं उससे इजराइल का बहुत नुकसान कर देगा। अमेरिकन बेसिस को अगर खत्म कर देगा तो अमेरिका का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा वहां पे। और कहीं कहीं जो अरब कंट्रीज हैं, अब वो उस तरह से अमेरिका को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते हैं, वो भी चाह रहे हैं, अमेरिका से उब चुके हैं, लेकिन एक मजबूरी उनकी भी, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है नहीं वहां पे, कहीं के अमेरिका पे भी उनकी डिपेंडेंसी है। लेकिन इधर आप देखें रिसेंट में तो जो वहाँ के नए लीडर्स आए हैं, वो कहीं के अपने नेशनल इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो है अमेरिका को भी परेशानी हो रही है। और अगर अमेरिका मान लीजिए ईरान अगर वहां पे चेंज भी कर सकता कर दे रेजिम, तब भी वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे रिवोल्यूशनरी गार्ड वगैरह जो है बहुत ज्यादा मजबूत हैं। और आप देखें जितने रिसेंट वार हैं, अमेरिका जहां भी गया कहीं स्टेबिलिटी नहीं लिया, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाया। ईरान में भी इस बार नहीं हो कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से खमैनी के अंडर में जो है, आयतुल्लाह खमैनी का जो भी वहां पे जो लीडरशिप रही है, जिस तरह से वहां पे लोग जो है एक 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 लीडरशिप के अंडर में आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी जल्दी जो है किसी नए रिजीम को एक्सेप्ट करेंगे। असल लड़ाई जब होती है, असल जो फायदा तब आपका होता है जब वहां पे आप स्टेबिलिटी लाएं और अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल, वो करना मेरे ख्याल से अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। और अमेरिका इस जंग से उसको बहुत नुकसान होने वाला है। आने वाले दिनों में अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है। इजराइल को खासतौर से नेतन्याहू अपने मुल्क को जो है जिस तरह से वो झोंक रहे हैं उधर, उससे इजराइल को भी बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या कोई गुंजाइश अभी बाकी नजर आ रही है, क्या उस रास्ते पर वापस जाया जा सकता है? संजीत सिरोही जी, क्या ये सवाल पूछना यहाँ पर वाजिब नजर आता है, क्योंकि जंग इस मरहले पर पहुंच चुकी है कि ईरान की ओर से कहा गया कि खत्म अब हम करेंगे, हमले लगातार किए जा रहे हैं, यूएस एयरबेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या कोई भी गुंजाइश का सवाल यहाँ पर बना हुआ अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल नहीं लग रहा इस टाइम जो है। मुझे तो पहले भी नहीं लग रहा था, जब बातचीत भी चल रही थी, तो जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना गोल पोस्ट को चेंज करे जा रहे थे, अपने डिमांड को चेंज करे जा रहे थे, उस समय से ही लग रहा था दोनों साइड से। और जिस तरीके से ईरान में बयानबाजी हो रही थी, अमेरिका से बयानबाजी हो रही थी, तो वो दोनों लीडर्स जो है, वहां के दोनों लीडर्स कोई भी पीस की तरफ कोई भी उनके जो है वो जवाब नहीं आ रहे थे। कोई एक दूसरे को धमकियां दिए जा रहे थे। अमेरिका धमकी देता तो ईरान उसका जवाब देता था। तो इस तरीके से तभी से लग रहा था कि जो है बातचीत ये कामयाब नहीं होगी, और वो ही हुआ। बातचीत चलते हुए भी जो है हमला कर दिया गया। तो अब जो है मुझे नहीं लगता कि अब जो है वापस जाने का रास्ता है। अब रास्ता पीछे जाने का नहीं है, रास्ता जो कुछ है आगे जाने का। उसमें किसकी बर्बादी होगी, ईरान की ज्यादा होगी, इजराइल की ज्यादा होगी या अमेरिका की ज्यादा होगी, वो जो है वक्त आके बताएगा। लेकिन मेरा आकलन, मेरी जो एनालिसिस वो ये है कि अमेरिका के एयर बेसिस के ऊपर जरूर हमला होगा और हो रहा है, नुकसान भी होगा।
इजराइल के ऊपर भी हमला हो रहा है, नुकसान होगा, लेकिन जो ईरान के ऊपर है वो ईरान के ऊपर ज्यादा हमला होगा। अभी जो साहब थे वो बोल रहे थे कि जी चाइना रशिया है उसके एलाइज है। देखिए रशिया यूक्रेन में पूरी तरह फंसा हुआ, रशिया सिर्फ मॉरल सपोर्ट दे सकता है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे सकता है, मेटेरियलिस्टिक सपोर्ट नहीं देगा, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक चाइना का सवाल है, आज तक चाइना ने जो है किसी भी देश के साथ जो लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया है। तो चाइना नहीं आएगा, चाइना हथियार दे सकता है, लेकिन वो भी जो चाइना मुफ्त में नहीं देता है। रहे बाकी एलाइज ईरान के साथ कौन रह गया? कोई एलाई नहीं है। ये 2 मेन एलाइज हैं, दोनों के जो है ये साथ देंगे नहीं। तो ईरान इसमें पूरा अलग थलग पड़ गया। और जहां तक मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो ईरान के साथ ना पहले कभी खड़ी थी ना आज खड़ी है, क्योंकि ईरान के जो प्रॉक्सीज है उन्होंने जो है इन जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उनमें नाक पे दम कर रखा था। तो ये भी मन ही मन, तो ये जो वहां के जो रजीम है जिनके साथ बता रहे थे कि पब्लिक तो एंटी अमेरिकन है, लेकिन जो वहां के रूलर्स हैं वो प्रो अमेरिकन है। तो वो जो है जो प्रो अमेरिकन रूलर्स है वो भी नहीं चाहते कि ईरान जो है इतना तगड़ा बने। तो मुझे लगता है कि ईरान अब बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। ईरान के लोग जितने दिन लड़ सकते हैं, ईरान की मिसाइलें जितनी बरसा सकते हैं उतना ही होगा, उससे ज्यादा उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक ठीक। कर्नल टीपी त्यागी साहब इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। खैर मकदम करते हैं आपका, आप भी किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को फिलहाल देख रहे हैं, आपका एनालिसिस जानेंगे। ये जो हमला इस वक्त हुआ है क्या बयां करता है? देखिए, अमेरिका ने और इजराइल ने दोनों ने हवा से और पानी से अटैक किया ईरान के ऊपर। और अटैक में उसने सबसे पहले वहां के जो खोमेनी है उनके घर के पास अटैक किया, उनके जो प्रेसिडेंट है पेजेश्कियन उनके पास अटैक किया, और जो मेन अटैक किया वो IRGC के हेडक्वार्टर पर अटैक किया। IRGC वहां की सबसे ताकतवर संस्था है जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं। उसके सुप्रीम कमांडर उसमें मारा गया और भी बहुत सारे कमांडर उसमें मारे गए। इसके अलावा और सैनिक ठिकानों पर भी हमला किया। ईरान ने बदले में करीब 5 घंटे तक सोच विचार करने के बाद इजराइल के ऊपर 400 मिसाइल से हमला किया। इजराइल ने पिछले 12 दिन का जो युद्ध हुआ था तब से सबक लेते हुए अब उसने अपने जो डेविड स्लिंग और आयरन डोम और आयरन बीम तो पहले से थे ही, उसने एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम, एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम और एरो 4 एयर डिफेंस सिस्टम, इनको लीथल बना लिया, मॉडिफाई कर लिया, इनकी रेंज बढ़ा ली और उनको तैनात किया। देखना होगा कि ईरान ने जिन 400 मिसाइल से हमला इजराइल पर किया है उनमें से कितनी न्यूट्रलाइज या इंटरसेप्ट हुई है। अगर 5% भी उसमें से अटैक करने में कामयाब होती हैं तो वो इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इतने के बाद ईरान ने न केवल इजराइल पर अटैक किया बल्कि उसने जो पहले एक घोषणा की थी कि अगर अमेरिका ने मुझ पर अटैक किया तो मैं सारे उन मिलिट्री बेसिस के ऊपर जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में है उन पर अटैक करूंगा। पिछले साल 12 दिन के युद्ध में भी उसने कतर के आर्मी अमेरिका के एयरबेस पर अटैक किया, अब फिर अटैक कर दिया है। लेकिन इधर अमेरिका ने भी पहले के मुकाबले अपने सारे मिडिल ईस्ट के एयर बेसिस के ऊपर अपनी तादाद भी बढ़ा दी है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, थर्ड डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों की तैनाती कर दी है। यानी कि देखना होगा कि उस एयरफील्ड के ऊपर भी कितनी मिसाइलें इंटरसेप्ट होती हैं और कितनी नुकसान पहुंचाती हैं। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई मिसाइल किसी एयरफील्ड के रनवे के ऊपर गिरती है और वह क्रेटर बनता है तो उसे बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। क्या कुल मिलाकर बात यह है कि ये तो हमले की रिपोर्ट हो गई, पर अब जो लोग कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि खोमेनी तुरंत या तो सरेंडर करे या मरने के लिए तैयार रहे। और उधर खोमेनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम ऐसा हमला करेंगे आपके ऊपर कि आपको याद रहेगा।
इन दोनों को छोड़ के जिस व्यक्ति का स्टेटमेंट मैटर करता है वो है IRGC का एक कमांडर। वो ये कहता है कि हमारे 90 से ज्यादा मिसाइल अड्डे हैं, यानी कि जहां हमने छोटी बड़ी मिसाइलें तैनात कर रखी हैं।